हेलो एंड वेलकम टू राइट नॉलेज एजुकेशन एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन, इस चैप्टर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें दो टॉपिकों के बारे में अलग अलग चीजों को समझना है। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, दूसरा रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। एज यू कैन सी द इंट्रोडक्शन, the hearing of the Western European countries for the expansion of the empire and acquire a new territory. Territory means colonies, resulted in these countries going to Asia and Africa. इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो तो एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप। यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अपने आसपास के जो कंट्रीज है उसके ऊपर रूल करने लगे थे, अपनी कॉलोनी बना ली थी। अब उसको एक्सप्लोइट करने के बाद अब वो अपने टेरिटरी को एक्सपांड करना चाहते थे। अपनी कॉलोनीज एक्सपांड करने के लिए उन्होंने एक एशिया और एक अफ्रीका, ये दो कॉन्टिनेंट चूज किए कि अब हम यूरोप को छोड़ के इन जगहों पे अपनी टेरिटरीज बनाएंगे और अपना साम्राज्य एक्सपांड करेंगे। Thus they established their colonies and expanded their rule, और वहां पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई और वहां पे अपना रूल जमाया। एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर अरोज द कंपटीशन बिटवीन, और इसी के लिए यूरोप का कोई एक कंट्री नहीं आ रहा था। यहाँ पे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज आ रहे हैं जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य हमारे पास हो। तो ये ग्रीड की वजह से उन्होंने अपना रूल एक्सपांड करने के लिए सभी यूरोपियन नेशन जो है उनके बीच में क्या होने लगा, कंपटीशन होने लगा। क्या एस्टेब्लिश करने के लिए? कॉलोनीज। कौन से दो कॉन्टिनेंट में? एशिया एंड अफ्रीका। This greed for the colonialism among the all Western European nations caused the economic, social, cultural ruin of the Asian African countries. इसका सीधा मतलब ये है कि इन लोगों की ग्रीड जो थी, यूरोपियन नेशन की जो ग्रीड थी कि ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज उनके पास हो, तो ये वेस्टर्न यूरोपियन नेशन की ग्रीड की वजह से इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली एशिया एंड अफ्रीका के कंट्रीज क्या हो चुके हैं? पूरी तरह से रियून, तबाह हो जाना, खत्म हो जाना। एंड द रिजल्ट ऑफ द दिस ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाज सच दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया एटसेट्रा टुक अ प्लेस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दिस डिटेल। यानी कि इस कॉलोनिज्म की ग्रीड की वजह से एक वर्ल्ड वॉर क्रिएट होता है और रशिया के अंदर क्या होता है? बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। तो इसका सीधा इंट्रोडक्शन ये कहना चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अपना रूल एक्सपांड करने के लिए एशिया और अफ्रीका के ऊपर रूल करने के लिए कॉलोनीज एक्सपांड करेंगे, और वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं वो हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन कॉलोनिज्म, जिन्होंने एशिया और अफ्रीका के अंदर कॉलोनिज्म एक्सपांड किया। तो द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वांटेड एक्सपांड देयर एम्पायर, वो अपना एम्पायर एक्सपांड करना चाहते थे एशिया अफ्रीका के अंदर। एंड द ग्रीड फॉर द कॉलोनिज्म डिड नॉट स्पेयर इवन देयर नेबरिंग कंट्री, यानी कि वो जो एशिया के अंदर आना चाहते थे एशियन अफ्रीका, उसके पहले उन लोगों ने यूरोप में भी यही चीज की है। यूरोप के आसपास के नेबरिंग मतलब उनके आसपास के कंट्रियों के ऊपर उन्होंने बहुत सारा जो एक्सप्लोइटेशन किया। अब यहाँ नेबरिंग कंट्री को रूल करने तक वो सीमित नहीं रहते हैं, उनका ये जो लालच है वो बढ़ती जाती है। एंड द स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर द नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। एक कंट्री है जिसका नाम है स्पेन। तो स्पेन ने तीन कंट्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया। कौन से तीन कंट्री? नेदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। एंड लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस। लेकिन फिर स्पेन के कुछ जो बचे हुए जो प्रोविंस है वो किसने कैप्चर कर लिया? फ्रांस। यानी कि सभी देश एक दूसरे को रेस में जुड़े हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज कब्जा कर लें। एंड व्हेन द पोर्टुगीज किंग डाइड विदाउट देयर हेयर, यानी कि एक पोर्टुगल नाम का जो कंट्री है वहां के जो पोर्टुगीज किंग है उनकी डेथ हो जाती है और उनका कोई बेटा सन वारिस होता नहीं है। सो द पोर्टुगल केम अंडर द रूल, और पोर्टुगल रूल किस राजा के अंडर आ गया? स्पेनिश किंग, बिकॉज हिज ब्लड रिलेशन। एंड 6 decades of the monopoly established colonialism in the non-European countries was with स्पेन। और ये चीज कम से कम कितने? 6 डिकेड मतलब कितने होते हैं? 60 ईयर जितना टाइम ये कॉलोनिज्म रहा। आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी द सिमिलरली इटली, दो कंट्री है इटली एंड जर्मन स्टेट्स बिकम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड ऑफ फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। दो कंट्री है, एक का नाम है फ्रांस, एक का नाम है ऑस्ट्रिया। ये दोनों कंट्री ने
अपनी ग्रीड को बढ़ाने के लिए, अपना एक्सपांशन बढ़ाने के लिए इस दोनों को विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है शिकार बनाना। किसको शिकार बनाया? इटली एंड जर्मन। ये एक स्टोरी जैसा है, अब स्टोरी की तरह याद रखना। जैसे कि हिंदी मूवियों के अंदर एक कोई हीरो जब छोटा होता है तब उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, फिर जब वो बड़ा हो जाता है तब उसका बदला लेगा। तो बस सेम यहाँ पे भी ये जो फ्रांस है और ऑस्ट्रिया है, इन दोनों ने किसके ऊपर, जर्मन एंड इटली, इसके ऊपर कब्जा कर लिया। और जब ये दोनों ताकतवर बनेंगे तो इनसे क्या लेंगे, ये दोनों बदला लेंगे। और आगे हम ये चीजों को डिटेल में समझेंगे। And when the European power were tightening their grip over the Asia and African nation, many of the European nation which had become the free, अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो यूरोप के अंदर अपना रूल जमाया। यूरोप के अंदर रूल करने के बाद जब ये लोग एशिया एंड अफ्रीका में जाते हैं तो जो यूरोपियन नेशन है उनको क्या कर दिया, फ्री, उनको फ्रीडम दे दी कि हाँ अब आपसे आजाद हो। अब हम हमारा पूरा कंट्रोल कहाँ करना चाहते हैं, एशिया एंड अफ्रीका के अंदर। एंड द फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ, और इन्हीं को देखते देखते कौन, इंग्लैंड मेड मेनी ऑफ द एफ्रो एशियन नेशन देयर कॉलोनी, यानी कि यूरोपियन नेशन जो है उन्हीं की तरह इंग्लैंड भी वहां जाता है और अपनी कॉलोनीज जमाता है। कहाँ पे, एफ्रो एशियन मतलब अफ्रीका एंड एशिया के अंदर। फर्स्ट है कॉलोनिज्म इन एशिया। जैसे हम जिस कॉन्टिनेंट में लिव करते हैं, एशिया, तो एशिया के अंदर बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी जहाँ पे ये लोग रूल करते थे। तो फर्स्ट, आफ्टर द स्ट्रेंथनिंग ग्रिप ग्रिप ओवर इंडिया, इंग्लैंड जो है उसने सबसे पहले किसको कब्जा किया, इंडिया, एंड एक्सपांड करता है देयर एम्पायर इन श्रीलंका, म्यांमार, म्यांमार यानी बर्मा, सिंगापुर एंड मलेशिया। एंड आफ्टर इंग्लैंड एंटर होता है कहाँ पे, चाइना। अब चाइना के अंदर ऐसे हमारी तरह वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो उनके पास थी, एग्रो नेशन तो था ही। उसके साथ साथ चाइना के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप होता था जिसको बोलते थे ओपीएम। और ये ओपीएम के लिए जो इंग्लैंड है वो उनके साथ वॉर करने लगता है। ओपीएम मीन्स अफीम। बट ड्यू टू द ओपीएम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना, देयर वर अ वॉर। पूछा जाए, एक मार्क्स में पूछने लायक ये सवाल है, एक मार्क्स में पूछा जाए कि इंग्लैंड और चाइना के बीच में किसके लिए वॉर हुआ था, तो आंसर आएगा ओपीएम वॉर। और ये ओपीएम वॉर कब हुआ था, 1839-42 में। चाइना लॉस्ट देयर वॉर एंड देयरबाय द लॉस्ट 5 ऑफ देयर पोर्ट। पहले ऐसा होता था, कोई एक देश दूसरे देश को हराएगा तो हारे हुए देश से कुछ टेरिटरीज, कुछ प्रोविंस जीत लेगा। तो इंग्लैंड ने जैसे ही चाइना को हराया तो चाइना के पास से कितने पोर्ट ले लिए, पोर्ट मतलब जो समुद्र के किनारे, ओशन के जो नजदीक ऐसी प्लेस जहाँ पे ऐसे जहाज आ सके, पार्क हो सके। तो इंग्लैंड एंड कुड कैरी द ट्रेड एंड एक्सपांडेड देयर एम्पायर, ताकि पोर्ट मिला है तो बाकी जगहों पे अपना एक्सपांड कर सकेगा और अच्छे से व्यापार भी कर सकेगा। एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द चाइना's वीकनेस, चाइना की वीकनेस को देखते देखते जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बल्गेरिया, बेल्जियम, अमेरिका ऑल्सो एक्वायर्ड द पॉलिटिकल राइट। यानी कि जैसे इंग्लैंड को देखा बाकी कंट्री भी चाइना के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका, और वो भी चाइना के ऊपर रूल करने लगते हैं कुछ प्रोविंस के अंदर। एंड इनॉर्मस ऑयल, अब क्या हुआ एशिया के अंदर, ये जो वेस्ट वाला हिस्सा है, वेस्ट एशिया, जहाँ पे डेजर्ट रीजन है जिसको हम गल्फ रीजन भी बोलते हैं, उस रीजन के अंदर बहुत सारा ऑयल रिसोर्स देखने को मिला। क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, जिसमें से पेट्रोल, डीजल और इस प्रकार के हमें सोर्स ऑब्टेन होते हैं। तो यूरोपियन नेशन को यहाँ ऑयल रिसोर्स दिखा, तो उन लोगों ने क्या किया, attracted the European to establish the colony there, यानी कि उन्होंने वेस्ट एशिया साइड अपना कॉलोनिज्म आगे बढ़ाने का सोचा। ये जो है ना, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, बहरीन एंड इंग्लैंड, जर्मनी एंड रशियन अमेरिका एस्टेब्लिश करते हैं वहां पे अपनी क्या बनाते हैं, ऑयल कंपनी। और उस ऑयल को वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और रिक्वायर होगी वहां पे चीजों को बेचेंगे। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन, इन जगहों पे मेड एफर्ट टू टेक केयर देयर ओन इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे वो लोग जाते हैं अपनी कंपनीज बनाते हैं और उस कंपनीज को खुद के इंटरेस्ट के लिए ही रन करेंगे, इन देशों को कोई फायदा हो ऐसा काम करेंगे नहीं। एंड आफ्टर कॉलोनिज्म इन एशिया, वो लोग कहाँ एंटर होंगे, अफ्रीका। सो कॉलोनिज्म इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर सबसे पहले कौन जाता है, डच। डच एस्टेब्लिश द कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर। पूछा जाए साउथ अफ्रीका के अंदर फर्स्ट कौन से नेशन के द्वारा एंट्री हुई, तो इट इज बाय डच, जो 15th सेंचुरी में एंटर होते हैं।
एंड आफ्टर द इंग्लैंड, डच को देखते देखते इंग्लैंड फ्रांस एस्टेब्लिश करते हैं कॉलोनी, एंड इन अ केप एंड अल्जीरिया इन अ नॉर्थ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली, यानी इन जगहों पे रूल करते हैं. एंड द वास्ट प्रोविंस ऑफ द अफ्रो सीम्स क्वाइट सुटेबल फॉर द एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. अब देखो, इंग्लैंड और इन लोगों का एक चाल जो हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या किया, ये जो देश है यहाँ पे बहुत सारा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है और इनके पास उतनी इंडस्ट्री नहीं थी. इंडस्ट्री थी तो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, चीजों को हाथों से बनाते थे. इंग्लैंड, फ्रांस, इन लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री बनाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको बोलेंगे, कंपनियां बनाई, इंडस्ट्री बनाई, जहाँ पे बहुत सारे मशीनों के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में सामान बनेगा. लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो ये अफ्रीका और एशिया की कंट्रियों से ले जाएंगे और रेडीमेड प्रोडक्ट को महंगे दामों से बेचेंगे. और रॉ मटेरियल कैसे दामों में खरीदेंगे, सस्ते दामों में खरीदेंगे. एक राजा है किंग लियोपोल्ड, क्या नाम है, किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम, जिन्होंने सीज कर दिया एक वास्ट प्रोविंस कॉन्गो. कॉन्गो के ऊपर किसने, लियोपोल्ड ने कब्जा कर लिया और एस्टेब्लिश करता है कॉन्गो के ऊपर अपना रूल. बस अब आगे अलग अलग टेरिटरीज बढ़ती जाएगी एंड इंग्लैंड एस्टेब्लिश करता है कॉलोनिज्म इन इजिप्ट एंड सम प्रोविंस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका ऑल्सो. फ्रांस भी इस रेस में पीछे क्यों रहे, फ्रांस ऑल्सो कॉलोनिज्म इन टूनिशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस. उसी तरह से कौन आ गया, जर्मनी, वो जो छोटा बच्चा जिसने मार खाया था, बस अब वो बड़ा हो चुका है. जर्मनी एस्टेब्लिश इट्स एम्पायर इन सम ऑफ द प्रोविंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका. उसी तरह से देखते हुए कौन आया, इटली. इटली ऑल्सो कैप्चर, याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स है 1 मार्क्स में, कि इटली ने कैप्चर किया था कौन सा अफ्रीका का रीजन, रेड सी के आसपास वाला रीजन. उसी तरह से स्पेन एंड पोर्टुगल आल्सो सीज सम प्रोविंस ऑफ अफ्रीका. तो ये एक टॉपिक था कॉलोनिज्म इन अफ्रीका. एंड आफ्टरवर्ड्स, अब वर्ल्ड वॉर होने के बहुत सारे कॉजेस. देखो, वॉर ऐसे ही शुरू नहीं होता है, जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा भी तुरंत नहीं होता है. बहुत सारा बिल्डअप होता है, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती है और फिर एक लास्ट पीक मोमेंट आती है जो इमीडिएट रीजन कहा जाता है और तुरंत वॉर शुरू हो जाए. तो बस यही ये वर्ल्ड वॉर है. वर्ल्ड वॉर तुरंत शुरू नहीं होगा, उसके बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होगी, बहुत सारे कॉजेज होंगे. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड be considered as a one of the most heartbreaking as well as unforgettable event मॉडर्न वर्ल्ड में. यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो इसके अंदर एक वर्ल्ड वॉर एक ऐसा इवेंट है जो बहुत सारे लोगों का हार्ट ब्रेकिंग, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था, एज वेल एज अनफॉरगेटेबल, मतलब जिसको हम कभी भी भूल सकेंगे नहीं, एक ऐसी मूवमेंट है. एंड मैनी फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर, जिसमें से फर्स्ट तो ये याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ था. मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन फॉर द चैप्टर. एंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1 अगस्त 1914. एंड कैसे, देखो, तो वर्ल्ड वॉर से के पहले एक इवेंट होता है, जर्मनी, पता है जर्मनी, हमने आगे देखा था कि जर्मनी के कुछ प्रोविंस फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया ने जीत लिए थे. तो बस जर्मनी जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर. अब बदला लेने का टाइम आ गया है. जर्मनी ने किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर हमला किया और उसको हरा दिया. और ये जो वॉर हुआ जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में, उसको बोला जाएगा सडान वॉर. क्या कहा जाएगा, सडान वॉर. एंड विच फ्रांस हैड साइंड द ट्रीटी. अब देखो, एक कॉन्सेप्ट है, अर्लियर टाइम पे एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करेगा, उस देश को हराएगा, और जैसे ही वो देश हार जाता है तो हारे हुए देश के साथ समझौता साइन की जाएगी, ट्रीटी, कि अब हम जो कहेंगे आपको वो करना है, एज वेल एज हम जितने भी रुपए मांगे, हम जितना भी वॉर फाइन मांगे, हम कुछ प्रोविंस मांगे, वो आपको हमें दे देने हैं. तो अब किसके बीच में, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में युद्ध होता है. वॉर का नाम है सेडान वॉर. सेडान वॉर में कौन हार गया, फ्रांस. कौन जीत गया, जर्मनी. तब कौन, जर्मनी किससे, फ्रांस से कुछ प्रोविंस मांगेगा और छीन लेगा. और ये जो ट्रिटी है वो जगह का नाम है फ्रैंकफर्ट. फ्रैंकफर्ट में साइन हुई थी ये ट्रिटी, इसलिए इसका नाम रखा गया फ्रैंकफर्ट ट्रिटी. और ये हुई थी 1871 में. और इस ट्रिटी के अकॉर्डिंग फ्रांस को क्या पे करना है, एक तो वॉर फाइन, जितना भी नुकसान हुआ होगा वो, एज वेल एज गिव द टू प्रोविंस, फ्रांस के दो प्रोविंस, लॉरेन एंड अल्सस. ये दोनों ऐसा प्रोविंस है कि जहाँ पे फ्रांस के बहुत सारे मिनरल्स रिच वहां पे हुआ करती थी, और वहां पे बहुत सारे प्रीसियस मिनरल्स उसके जमीन के नीचे से मिलते होंगे, जैसे कि कोल और अलग अलग प्रकार के. तो जर्मनी ने दो एरिया, अल्सस एंड लॉरेन, किसके पास से ले लिए, फ्रांस के. और क्या लिया, वॉर फाइन. कौन सी ट्रिटी, फ्रैंकफर्ट ट्रिटी. तो यहाँ पे जर्मनी
जो अपनी दहशत मचाना शुरू कर देता है। अभी तक वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ है, ये पहले की बात है। एंड फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन। अब फ्रांस के बेचारे की बहुत बेइज्जती हो गई। फ्रांस इस ह्यूमिलिएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि इतनी बड़ी हमसे गलती होगी, इतनी बड़ी चीज हमारे साथ होगी। अब फ्रांस क्या करेगा? बदला लेने का सोचेगा। एंड दस इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी थी वही रीजन बनती है किसका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। यानी कि फ्रांस अभी कुछ नहीं बोल रहा है, अभी हारा है। जब उसका टाइम आएगा तब वो वापस जर्मनी से बदला लेगा। एंड द एंड ऑफ द वॉर शोड द सीड्स ऑफ द फ्यूचर वॉर। यानी कि ये जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुई, ये जो सेडान वॉर के बाद, तो सेडान वॉर ही शो करता है बहुत सारे ऐसे सीड्स जिससे क्या होने वाला है? फ्यूचर वॉर होने वाला है। तो ये एक इवेंट याद रखना, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में वॉर हुआ जिसका नाम सेडान वॉर है, जिसके अंदर ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, जिसके अंदर वॉर फाइन एज वेल एज दो प्रोविंस जर्मनी ले लेता है, लॉरेन एंड अल्सस, और यही रीजन बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। अब डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस आ गए, जिसमें से पहला कॉज कौन सा है? इकोनॉमिक फैक्टर। यानी कि वर्ल्ड वॉर होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसमें से पहला फैक्टर कौन सा है? इकोनॉमिक फैक्टर। एज यू कैन सी, इंग्लैंड एस्टेब्लिश करता है अपना वास्ट एम्पायर एशिया के अंदर एंड अफ्रीका के अंदर। कौन सी? 19th सेंचुरी में। इट इज एक्सप्लोइटेड कॉलोनीज एंड इकोनॉमिकली एंड बिकम अ रिच। यानी इंग्लैंड जो है वो 19th सेंचुरी में अफ्रीका एज वेल एज एशिया के अंदर अपना रूल जमाता है, और इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लोइट करके इंग्लैंड कैसा बनता है? रिच, अमीर बनता है। ऑब्वियसली जैसे जैसे कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, किसी की दुकान अच्छी चल रही है, तो आसपास वाले सोचेंगे कि भाई ये अमीर कैसे बन रहा है, तो वो भी उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो बस इंग्लैंड की ये चीजें देख के बाकी देश भी इंग्लैंड की तरह काम करना शुरू करेगा। और एक रीजन हुआ करता था इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंग्लैंड ने बहुत सारी क्या की? इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की, और उस इंडस्ट्री के अंदर जो शिफ्टिंग द कॉलोनिज्म यूरोपियन रिक्वायर अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और उस कॉन्टिनेंट जो भी एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है, उन जगहों पे टेरिटरी में से वो क्या लाता था? रॉ मटेरियल। और कहाँ बेचता था? जहाँ पे उसकी रिक्वायर होती थी। अब लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, Germany started the competition to procure the market of the Asia and Africa. जर्मनी से ये चीज सहन नहीं हुई कि इंग्लैंड इतने पैसे वाला हो रहा है, इस कंपटीशन में मैं भी जाऊंगा, मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तो जर्मनी जो है वो इंग्लैंड को हराने के लिए और ज्यादा पैसे कमाने की लालच की वजह से इस कंपटीशन में उतर जाता है, और जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग द चीपर गुड्स इनटू इन कंपैरिजन टू द इंग्लैंड एंड फ्रांस। जर्मनी ने फ्रांस और इंग्लैंड की कंपैरिजन में अपना सामान सस्ता, चीपर मतलब सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया। तो मार्केट में वही होता है, जो चीजें महंगी है वो कम बिकेगी, सस्ती है वो ज्यादा बिकेगी। सो इस तरह से जर्मनी ने किससे सीधा पंगा ले लिया? फ्रांस से तो ऑलरेडी ले रखा था, इंग्लैंड से भी। एफ्रो एशियन मार्केट दैट द इंग्लैंड एंड द फ्रांस डोमिनेटेड वर thus the broke up with the Germany, and consequently there was a intense economic competition between Germany and इंग्लैंड। और इस तरह से किसके बीच में बहुत बड़ा कंपटीशन शुरू हो गया? जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, क्योंकि जर्मनी चाहता था कि वो भी व्यापार करे और पैसे कमाए। इंग्लैंड तो पहले से ही अपना व्यापार जमा के रखा था। जर्मनी के पास एक ही ऑप्शन था कि चीजों को सस्ते दामों में बेचो ताकि हमारा सामान ज्यादा सेल हो, ज्यादा बिकेगा। सेकेंड रीजन हुआ करता था मिलिट्रीज। यानी कि सभी देश अपनी मिलिट्री के पीछे ज्यादा खर्च करने लगे, बहुत सारे ट्रूप्स, बहुत सारे वेपन्स के पीछे खर्च होने लगा, जिसकी वजह से दूसरे जो उनके एनिमी, जो उनके राइवल नेशन होंगे, वो भी अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन बनाने की कोशिश करेंगे, और कभी भी वॉर हुआ तो ये चीज उनको फायदा हो सकती है। तो मिलिट्री फोर्स वाज नेसेसरली एंड इम्पोर्टेंट फॉर द कंपटीशन दैट यूरोपियन नेशन गोट इनटू द एक्सपांशन। यहाँ पे देखो, कोई भी कंट्री अपना एक्सपांशन कर रही है तो उसको किसी का डर नहीं होना चाहिए, और उसके पास पावर, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसीलिए सभी लोग अपनी आर्मी के पीछे खर्च करने लगे कि कहीं पे हम जाएं, किसी की टेरिटरी हड़प ले, या कहीं पे लड़ाई हो तो अपने पास मिलिट्री तो होनी चाहिए। तो ये नेसेसरली चीज हो गई थी। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एटसेट्रा हैड बिगन टू एक्सपांडिंग द मिलिट्री पावर। इन देशों ने अपने मिलिट्री पावर को एक्सपांड करना शुरू कर दिया। एज वेल एज कंट्री लाइक जापान, इटली एंड जर्मनी, इन्होंने तो अपने देश में कंपलसरी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। कौन से देश? जापान, इटली एंड जर्मनी, कि हमारे देश में हमें बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स बनाने हैं जो कभी भी जरूरत पड़ी तो उनको हम बुलाएंगे, तो कंपलसरी आपको पहले ट्रेनिंग ले लेनी है। और आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इस तरह से कंपलसरी ट्रेनिंग दी जाती है। एंड प्रोडक्शन ऑफ द वेपन वाज इंक्रीज एंड अंडर द प्रीटेक्स्ट एंड सेल्फ डिफेंस, यानी कि सभी लोग अपना ज्यादा वेपन्स बढ़ाने लगे। अब कोई पूछे कि भाई इतने सारे वेपन्स की क्या जरूरत है, तो बोलते
सेल्फ डिफेंस, यानी कि अगर किसी ने हमें हराने की या तो मारने की कोशिश की तो हम उसके लिए यूज करेंगे, हम सामने से हमला नहीं करेंगे, इस तरह की चीजें। एंड thus the militarism got an impetus in the military competition, added the economic competition, created the serious atmosphere of war, यानी कि वही चीज कि सभी लोग अपना मिलिट्री पावर वेपन्स बढ़ाएंगे तो जो देश उसके दुश्मन नहीं है वो भी बनने की कोशिश करेंगे। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, अब नॉर्मल जा रहे हो तो कोई आपका दुश्मन नहीं बनेगा, लेकिन आप ऐसे हाथों में तलवार या तो गन लेके ऐसे सबको घूरते घूरते जा रहे हो तो जो नहीं दुश्मन है वो भी आपका दुश्मन बनेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एक ऐसे एटमोस्फियर में आ गए कि अब कभी भी क्या हो सकता है, वॉर हो सकता है। तो ये रीजन कौन सा था? मिलिट्रिज्म। नेक्स्ट जो रीजन है वो है ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटी, यानी कि सभी देश अपना एक ग्रुप बनाने लगे और सीक्रेटली ट्रीटी साइन करने लगे। ग्रुपिज्म मतलब क्या होता है कि एक देश अकेला लड़ नहीं सकता, इसे 4-5 देश मिलकर अपना ग्रुप बनाएंगे और कोई एक को भी परेशान करेगा तो सब लोग मिलकर उसको मारेंगे, दैट्स कॉल्ड ग्रुपिज्म। सीक्रेट ट्रीटी मतलब किसी को बताने का नहीं, बता देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इन लोगों का ग्रुप है। सो लाइक स्टूडेंट में होता है ना बेस्ट फ्रेंड, हम कहने के लिए बोलते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो रियल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, रियल बेस्ट फ्रेंड कोई और होता है, वो वाला। तो ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटी प्ले एन मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यानी कि पूरी दुनिया कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में बट जाती है। एंड बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वन साइड वाज द ग्रुप, एक साइड किसका ग्रुप था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, टर्की, एंड अनदर साइड ग्रुप लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जापान, जो एक दूसरे के दुश्मन राइवल नेशन थे वो अलग अलग ग्रुपों में बट जाते हैं एंड एक दूसरे के लिए फीलिंग लाइक अ जेलेसी, enmity, mistrust, fear, hatred evolved between the groups, which was important factor for the first world war, यानी कि सभी देश ऐसे दो हिस्सों में बंट जाते हैं, एक देश का दूसरा ग्रुप, एक देश का दूसरा ग्रुप, ऐसे दोनों ग्रुप अपने अपने राइवल नेशन के लिए बहुत ही कैसी फीलिंग रखते हैं, जेलेसी वाली, इनमिटी, मिसट्रस्ट, फियर और हेट, यानी कि नफरत जैसी चीजें फैलाने लगे। अब दोनों अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को परेशान करेगा और पूरा ग्रुप आके लड़ाई में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ फाइनेंस नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को हम बोलेंगे राष्ट्रवाद, और फाइनेंस मतलब उग्र राष्ट्रवाद, उग्र मतलब बहुत खतरनाक, कि भाई सभी देश अपने देश के लोगों को इतना भड़काते थे, इतना भड़काते थे कि हम ही सबसे अमीर है, हम ही सबसे पावरफुल है, और दूसरे देश जो उनकी राइवल नेशन होते थे उनके बारे में बहुत ही हेट फैलाते थे लोगों के अंदर। ऑब्वियसली नेशनलिज्म होना चाहिए, लेकिन वो एक पॉजिटिव वे से होना चाहिए, नेगेटिव वे से नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे the independent Belgium and Greece and unification Germany and Italy were resulted the nationalism, यानी कि सबसे पहले नेशनलिज्म की शुरुआत यहाँ से हुई। एक तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ? बेल्जियम एंड ग्रीस। जैसे हमने फर्स्ट आगे देखा, यूरोप के कुछ देश स्पेन, फ्रांस, जो अपने ही देशों के ऊपर रूल करते थे, तो बस अब उन्होंने उन देशों को क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट कर दिया। अब उन देशों ने अपनी यूनिटी बनाई, यूनिफिकेशन मतलब एक हो गए, जो पहले बहुत सारे हिस्सों में बटे हुए थे। जैसे कि किसका यूनिफिकेशन हुआ? जर्मनी एंड इटली की। तो जर्मनी और इटली जैसे ही एक हुए तो उनके देशों के लोगों के अंदर एक फीलिंग आई कि हाँ, हम एक देश है, हमारे ऊपर जिन जिन लोगों ने अत्याचार किए अब हम उनका बदला लेंगे। तो ये एक नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर आने लगी। एंड बट लेटर द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म टुक द एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप। लेकिन आगे जाके ये जो नेशनलिज्म है उसका फॉर्म नैरो होता गया। नैरो मतलब वाइडर नहीं, नैरो। क्यों नैरो? कि अपने ही देश को बहुत अच्छा समझना, दूसरे देश जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनको उनसे बुरा समझना या हेट फैलाना। इकोनॉमिक जेलेसी देखने को मिली, कंपटीशन, कॉलोनिज्म इन द यूरोप had increased so much that the national interest in such other began to clash, and leading European nation began to teaching the extreme and destructive nationalism। देखो, यूरोप के देश जो है वो अपने देश के लोगों को कैसा नेशनलिज्म सिखा रहे थे? कंस्ट्रक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि हम दूसरे देशों को हराएंगे, उनको नीचा गिराएंगे, इस तरह से। लव फॉर ओन नेशन, यानी कि बहुत सारा लगाव अपने देश के लिए, एंड हेट्रेड फॉर द अदर नेशन इंकरेज, खास करके जर्मनी। जर्मनी का एक लीडर है जिसका नाम है काइजर विलियम, वो वहां का ओरिजिनल जो नेशनलिज्म ओरिजिनेटर, जिसने ही नेशनलिज्म अपने जर्मनी के अंदर बहुत बड़े, काइजर विलियम,
वो अनदर ओरिजिनेटर ऑफ द नेशनलिज्म एंड कॉलोनिज्म एंड ही वाज ओवर एम्बिशियस। ये भाई साहब के बहुत बड़े सपने थे। इसका कहना ये था कि कल जो जर्मनी फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का गुलाम था, अब वो यूनिफाइड यानी कि एक हो चुका है। अब वो पूरी दुनिया के ऊपर रूल करेगा। तो इसका एम्बिशियस कैसा था? वर्ल्ड लीडरशिप। ये चाहता था कि पूरी दुनिया को हम कब्जा करेंगे और फिर पूरी दुनिया को चलाएंगे। फिर क्या होता है आगे देखेंगे हम। ही वांटेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल। ये चाहता था कि मैं जैसे चाहूं सब चीजें ऐसी होनी चाहिए, विद द हेल्प ऑफ अ ग्रैंड मिलिट्री पावर, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी मिलिट्री थी। यूनिफिकेशन हुआ, बहुत सारी मिलिट्री की इसने बना दी थी। एंड द फीलिंग ऑफ द वॉर स्प्रेड अक्रॉस द अदर नेशन एज इन जर्मनी एंड हैड रिजल्टेड इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसी भाई साहब ने थोड़ा रायता फैला दिया और एम्बिशियस हो गए और वर्ल्ड वॉर करवा दिया इसी व्यक्ति ने। आगे देखेंगे हम फिफ्थ जो हमारा रीजन, तो वो था रोल ऑफ न्यूज। अर्लियर टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था न्यूज़पेपर का, क्योंकि कम्युनिकेशन के तौर पे एक ही चीज हुआ करती थी कि यहाँ क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा, वहां के न्यूज़पेपर से। तो सभी देशों के न्यूज़पेपर के अंदर ऐसे ऐसे आर्टिकल, ऐसे ऐसी चीजें वो छापने लगे, लिखने लगे, जिससे उन देशों के लोगों के अंदर एक ऐसी हेट, एक ऐसी नफरत पैदा होगी दूसरे देशों के लिए, और खुद के देश के लिए एक अच्छी फीलिंग क्रिएट होगी। तो और बहुत फेक न्यूज भी बनाने लगे। तो न्यूज़पेपर ऑफ द यूरोपियन नेशन uh, aroused such hate among the people of their mutual and derogatory and provocative and exaggerated the false written up, यानी कि गलत गलत चीजें लिख के स्पिरिट ऑफ द वैनम अगेंस्ट राइवल नेशन। राइवल मतलब हमारा दुश्मन देश। दुश्मन देश के प्रति लोगों के अंदर जहर भरने लगे। एंड रूल ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशन कुड नॉट इवन मेक अ एफर्ट फॉर द एस्टेब्लिशिंग। ऐसे देखने जाए तो हमें हमारे देश का अच्छा प्रोग्रेस डेवलपमेंट हो ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये प्रोग्रेस डेवलपमेंट को साइड में रख के दूसरे देश को मारना कैसे है, दूसरे देश को हराना कैसे है, उनको ज्यादा से ज्यादा हेट करना है और ऐसी चीजें फैलाने लगे। अपने देश में शांति बनाए रखना और हारमोनी बनाए रखना ऐसा कुछ सोच रहे नहीं थे। कौन? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी ये लोग ऐसे ही छापेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है न्यूज़पेपर का, क्योंकि लोग न्यूज़पेपर में जो चीजें आएगी उसी को ही सच मानेंगे। एंड फिलोसॉफी अबाउट द वॉर। फिलोसॉफी मतलब हमारी विचारक शक्ति क्या है, यानी कि हम क्या सोचते हैं वॉर के बारे में। तो उस टाइम पे सभी लोग अपना अपना मंतव्य देते हैं कि हमारा कहना क्या है वॉर के बारे में। तो द पॉलिसी ऑफ वॉर इज अ वेलफेयर रूट इन यूरोप। यूरोप के लोगों का कहना ये था कि वॉर करना एक वेलफेयर है। वेलफेयर मतलब अच्छी चीज है, अच्छी बात है लोगों के लिए। दूसरा, जर्मनी का एक राइटर है जिसका नाम है ट्रॉट्स्की। क्या नाम है? ट्रॉट्स्की। उसने पब्लिश किया एक मैक्सिम। मैक्सिम मतलब उसने एक कोट कहा, एक लाइन कही, एक सूत्र दिया। क्या दिया? ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव। माइटी मतलब शक्तिशाली। जो पावरफुल व्यक्ति है उसी व्यक्ति को डिजर्व करता है, वही व्यक्ति जिंदा रह सकता है। जो ताकतवर नहीं है उसको मर जाना चाहिए। एंड वॉर अलोन इज द नेशनल नीड, यानी कि वॉर अलोन, अकेले लड़ना ही देश की जरूरत है। एंड एक व्यक्ति है जर्मनी का जिसका नाम है नाइट्स, एंड उसने भी एक बात कही, अ सेक्रेड वर्क, यानी कि वॉर एक पवित्र काम है, ये सब चीजें करनी चाहिए। देखो, एंड द प्रिंस ऑफ द ऑस्ट्रिया, अब यहाँ से शुरू होती है चीजें। यहाँ से वॉर की कहीं ना कहीं चीजें शुरू होगी। एक देश है जिस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अंदर एक राजकुमार है, प्रिंस है, और उनकी वाइफ। ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी वाइफ को उसके बाजू में उसका एक देश है जिसका नाम है सर्बिया। उस व्यक्तियों के द्वारा उनकी वाइफ और प्रिंस को गोली मार दी जाती है, बीइंग शॉटेड बाय अ मेंबर ऑफ द सर्बियन टेररिस्ट। ऐसा कहा जाता था कि सर्बिया के अंदर कुछ टेररिस्ट ग्रुप, उस ग्रुप के लोगों ने आके किसको, प्रिंस कहाँ का, ऑस्ट्रिया, और उनकी वाइफ को गोली मार दी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था ब्लैक हैंड। क्या नाम था? ब्लैक हैंड। सोचो, देश के राजकुमार को और उनकी बीवी को गन से गोली मार की हत्या कर दी गई। उसके देश, और वो देश कौन सा था? उसका राइवल नेशन था, वो भी उसका दुश्मन ही था। तो अब तो ऑस्ट्रिया पूरी तरह से गुस्से में आ गया है। एंड ऑस्ट्रिया ब्लेम करता है सर्बिया को कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट है। एंड अल्टीमेटम दिया कि 48 आवर के अंदर जिन्होंने ये काम किया है उस कल्प्रिट, उन गुनहगारों को हमारे सामने लाओ, हम उनको सजा देंगे। और 48 आवर में आपने अगर ये चीज नहीं की तो हम आपके ऊपर वॉर कर देंगे। और सर्बिया ने डिक्लेयर किया इग्नोरेंस कि हाँ भाई ऐसी धमकियां बहुत सुनी है। एंड
सर्बिया ने ये चीजों को इग्नोर की एंड विदाउट लिसनिंग एनीथिंग फ्रॉम द सर्बिया, ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर कर दिया वॉर और सीधा हमला क्या हो गया शुरू। और यहीं से शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे ऑस्ट्रिया है तो उसके जो फ्रेंड नेशन होंगे, उसके दोस्त होंगे, वो उसको मदद करने के लिए आएंगे, और दूसरा सर्बिया है तो उसके देश के जो फ्रेंड होंगे वो उसको मदद करने आएंगे। ऐसे पूरा वर्ल्ड कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो हिस्सों में, और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर वो 24 नेशन एक साइड एक ग्रुप में होंगे एंड 4 नेशन दूसरे ग्रुप में। जिस ग्रुप में 24 नेशन थे उस ग्रुप का नाम था अलाइड नेशन। जिस ग्रुप में 4 नेशन थे उसका नाम था एक्सिस नेशन। ये जो इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब जो देश थे वो अलाइड में थे। फिर जर्मनी और वो सब जो थे जो एक्सिस नेशन में हुआ करते थे। सबसे पहले जर्मन मेड द नोट वर्थी विक्ट्री। जर्मनी ने सबसे पहले विक्ट्री यानी कि जीत हासिल की। किसको मारा? फ्रांस को। फ्रांस को बहुत मारा और फ्रांस को हरा दिया। और जर्मनी की खासियत क्या थी? तो उनके पास सबमरीन थी। सबमरीन जो होती है ना वो समुद्र के नीचे होती है। तो ये क्या करते थे, समुद्र के नीचे सबमरीन जो होती है उससे ऊपर जो जहाज होता है, शिप, ऐसे जो शिप होते हैं, तो सबमरीन ऊपर आएगी और शिप को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इस तरह से बहुत सारे सबमरीन की वजह से ये जर्मनी जीत पा रहा था। और एक अलाइड जो नेशन है उसके बहुत सारे शिप को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। एंड मेनी soldiers and civilian died of the tank of the poisonous gas। वो क्या करते थे, बहुत सारी जगह पे ऐसे गैस के ऐसे टैंक बना रखे थे, पॉइजनस जहरीला गैस रखते, उसके अंदर बहुत सारे सोल्जरों को भी गिरा के मार दिया था। और इसी टाइम पे 1917 के अंदर रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन शुरू होती है। तो रशिया बोलता है कि मैं इस वॉर का हिस्सा नहीं। रशिया ने विड्रॉ कर दिया कि भाई मैं लड़ने आ रहा नहीं हूँ, हमारे घर पे ही प्रॉब्लम हो गई है। तो रशिया ने वॉर में क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। उस टाइम पे जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके पास आर्मी भी बहुत थी। लेकिन यहाँ जर्मनी से एक गलती हुई, बाकी चीजें ठीक थी। अमेरिका जो है वो ना तो अलाइड में था ना तो एक्सिस में था पहले। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने एक गलती की, जैसे हम नहीं कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा होता तो देखने के लिए जाते हैं, तो अमेरिका शायद ऐसे देखने के लिए आया होगा। तो अमेरिका का एक शिप था, उस शिप का नाम था लुशिटानिया। क्या नाम था? लुशिटानिया। तो लुशिटानिया नाम का जो शिप था वो अमेरिका का था, और जर्मनी ने उस शिप को उल्टा कर दिया। जर्मनी जो करता था सबमरीन से, तो जर्मनी के द्वारा लुशिटानिया नाम के स्ट्रीमर को गिरा दिया, जिसमें 147 अमेरिकन सोल्जर मर गए। अब अमेरिका को आया गुस्सा कि बोला मैं तो वॉर देखने आया था, मेरे को तो लड़ना भी नहीं था। अब अमेरिका जर्मनी के अगेंस्ट हो गया, और ना चाहते हुए या चाहते हुए अमेरिका किस ग्रुप में ज्वाइन होगा? अलाइड। जिससे अलाइड नेशन की पावर क्या होगी, बढ़ गई। पहले अमेरिका अलाइड नेशन में था नहीं, एंड कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइन करता है अलाइड नेशन को अप्रैल 1917 में। एंड विद दैट कंट्री, अब अमेरिका जुड़ा है तो उसके दोस्त, उसके जो फ्रेंड नेशन होंगे वो भी जुड़ेंगे। तो अमेरिका के साथ साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना, सियाम, ये भी ज्वाइन होते हैं। और यहाँ अलाइड नेशन की पावर क्या हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल हो गए। कौन? अलाइड नेशन। एंड जर्मन आर्मी कुड नॉट विथस्टैंड, और जर्मन आर्मी अमेरिका के सामने टिक पाई नहीं। एंड होल पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर चेंज। यहाँ पे वॉर की पोजीशन पूरी तरह से क्या होगी, चेंज। पहले कौन जीत रहा था? जर्मनी। अब अमेरिका की वजह से जर्मनी हारेगा। एंड बल्गेरिया सितंबर 1918 में, टर्की, ऑस्ट्रिया अक्टूबर 1918 में। यानी कि ये जो नेशन एक्सिस में थे वो अब किसको ज्वाइन कर रहे हैं? अलाइड नेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। एंड जर्मन लीडर, जर्मनी का वो जो लीडर था काइजर विलियम, तो काइजर जो है वो एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रन अवे। यानी कि वो चालू वॉर के अंदर उसको लगा कि अब हार जाएंगे तो वो भाग जाता है चालू वॉर के अंदर। अब जर्मनी का कोई लीडर रहा नहीं है, एंड जर्मनी को क्या करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। किसके सामने? अलाइड नेशन। और वो दिन था 11 नवंबर। और अब सीज फायर ट्रीटी हो गई, सबको बोल दिया अब रोक दो वॉर, अब कोई किसी से लड़ेगा नहीं। और ये पूरा वॉर जो है उसका जिम्मेदार किसको माना जाएगा? जर्मनी को। और इस तरह से वर्ल्ड वॉर क्या होता है, खत्म होता है। अब आगे जो वॉर खत्म होगा तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, जिसके अंदर सबसे पहला इफेक्ट, यानी कि वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसकी क्या इफेक्ट देखने को मिली? तो पहली इफेक्ट, डिस्ट्रक्शन, मैन एंड मटेरियल। बहुत सारे लोग भी मर गए और बहुत सारा नुकसान भी हुआ। तो सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल ने इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था।
उसमें से 1 करोड़ जितने लोग तो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, 2 करोड़ लोग इंजर्ड होते हैं एंड 70 लाख जितने तो परमानेंटली हैंडीकैप्ट हो जाते हैं। और उस टाइम पे बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल मर गए। किस चीज़ों की वजह से? स्टारवेशन, भूख की वजह से, क्योंकि वॉर चल रहा है तो खाना पीना या सामान चीज़ें बनना उस टाइम पे रुक गई थी, सिर्फ और सिर्फ सब लोग घरों में ही बंद थे। और एपिडेमिक यानी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंड टोटल वॉर एक्सपेंडिचर यानी कि पूरे वॉर का जो खर्च है वो बहुत ही हाई रहा था। तो पूछा जाए डिस्ट्रक्शन एंड मटेरियल में तो याद रखेंगे ये कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और वो दूसरा, वॉर के बाद एक चेंज आया, सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव। वॉर के अंदर जनरली हम देखें तो उस टाइम पे सबसे फ्रंट में कौन जा रहा है? पुरुष जा रहे हैं, महिलाएं तो उतनी वॉर में थी नहीं। तो उस टाइम पे वॉर के अंदर जितने भी पुरुष गए थे या तो मर गए या तो परमानेंटली हैंडीक्राफ्ट हो गए या तो इंजर्ड हो गए। तो अब घर की जो रिक्वायरमेंट है, घर कैसे चलाना है, तो वो मैनेज करने की जिम्मेदारी किनके ऊपर आ गई? महिलाओं के ऊपर आ गई। तो अब महिला घर से बाहर काम करने जाएगी और पैसे कमाएगी और घर को चलाएगी, जो पहले किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? पुरुषों के ऊपर। तो ड्यूरिंग द वॉर, सिंस द मेजोरिटी ऑफ द मैन ऑफ द ऑल नेशन जो कहाँ पे थे? वॉर फ्रंट पे। एंड वुमेन शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि घर परिवार की जिम्मेदारी किसके कंधों पे आ गई? महिलाओं के कंधों पे आ गई। एंड दे स्टेप्ड आउट एंड देयर होम्स, घर से बाहर निकले, सक्सेसफुली टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिफरेंट प्रोफेशन फील्ड, अलग अलग फील्ड में वो काम करने लगे और बहुत अच्छे से काम करने लगे। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस देयर being the equivalent for to the men and enhance, and consequently उसी तरह से डिमांड बढ़ती गई महिलाओं की। एंड एक्सपायर and exercise their franchisee was raised, and during the war प्रोडक्शन, कुछ जो बेसिक चीजें होती है उसका प्रोडक्शन क्या हो गया था? पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभी देश चाहते थे वेपन बनाए, हथियार बनाए, लेकिन सामने खाने पीने की चीजों के ऊपर उतना ध्यान दिया नहीं था। सो द प्रॉब्लम लाइक द स्केयरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक, लॉकडाउन या तो लॉकआउट, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई एंड पीपल सफर हो रहे थे। लॉट ऑफ चिल्ड्रंस ऑल्सो कंडीशन पैथेटिक, बहुत सारे बच्चों की भी कंडीशन पैथेटिक हुई, क्योंकि ना खाना पीना हो रहा, ना स्कूल जा रहे हैं, तो अपना डेवलपमेंट भी कैसा हो गया बेचारों का? रुक गया। तो ये सिचुएशन हुआ करती है सोशल चेंज। उसके बाद वॉर के बाद जो मेन चीज हुई वो है ट्रीटी। और ये ट्रीटी कहाँ हुई थी? वर्सलाइस। वर्सलाइस ट्रीटी कहाँ हुई थी? तो स्पेन के अंदर। और ये ट्रीटी ही बहुत बड़ा इवेंट इस चैप्टर में हम याद रखेंगे। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस पूछा जाए तो याद रखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस क्या था। एंड जैसे ही वॉर खत्म होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अनकंडीशनल सरेंडर किया जाता है किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। किसके सामने? अलाइड नेशन के सामने। उस टाइम पे ही बोल दिया गया कि अब यहाँ वॉर रुक जाएगा, अब सभी लोगों को मिलना है और सभी लोग अपना जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, वो सभी कैलकुलेट करके आओ और फिर हम उसका वॉर फाइन लगाएंगे जो भी उसके गुनहगार है। तो यहाँ पे अलाइड नेशन जो है उन्होंने मीटिंग बुलाई और वो जगह के लिए चूज किया गया पेरिस। और इस प्रोसेस को बोलेंगे पीस प्रोसेस, यानी कि शांति समझौता। अब से शांति, वर्ल्ड में कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं। और इसके लिए एक मीटिंग हो रही है, सभी वर्ल्ड लीडर वहां पे आएंगे। कहाँ पे? पेरिस में। कितनी कमीशन थे? 58 कमीशन और 45 जितने सेशन ऑर्गेनाइज किए गए और एक एग्रीमेंट बनाया गया विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस। और ये जो जर्मनी के ऊपर ये जो ट्रेटी साइन करवाई, वो एक जगह है, पैलेस है, जिस जगह का नाम है मिरर पैलेस। क्या नाम है? मिरर पैलेस। ये कहाँ आया हुआ है? वर्सलाइज में। ये वर्सलाइज कहाँ है? पेरिस में। एंड thus it is came to known as a Versailles Treaty, and there were 4 province Treaty of Versailles, यानी कि इसके अंदर 4 चीजों को ध्यान में रखा गया। पहला क्या ध्यान में रखा गया? रीजनल अरेंजमेंट, यानी कि वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हो गया है, हर जगहों पे जाइए, लोगों की मदद कीजिए, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, वो चीज़ों के ऊपर पहले काम कीजिए। उसके बाद रिडक्शन ट्रूप एंड डिसआर्मामेंट, यानी कि अब आर्मी और हथियार के पीछे खर्चा कम कर दो और अरेंजमेंट करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन एंड वॉर फाइन। और किसके ऊपर वॉर फाइन लगाएंगे? जो नुकसान किया है उन देशों के ऊपर एंड अदर रीजन ऑल्सो। सबसे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम था वुड्रो विल्सन। कौन थे? वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड फ्रांस यानी कि फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंटन एंड इटालियन प्रेसिडेंट जिनका नाम था ऑर्लैंडो। इन सब ने मिलके एक ट्रीटी बनाई
एक समझौता करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट मेंशन करेंगे एंड जर्मनी के ऊपर ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि ये वॉर अगर किसी की वजह से हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, जर्मनी। और जर्मनी को बोला गया कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर एंड वॉर फाइन लगाया 6.5 बिलियन पाउंड। कितना? 6.5 बिलियन पाउंड, जो कि इसके ऊपर इम्पोज कर दिया जर्मनी, जो बहुत मुश्किल था भरना। एंड उसका रूहर रीजन जो किसने ले लिया, यहाँ फ्रांस मजे कर रहा है क्योंकि फ्रांस को ऊपर सेडान वॉर में जर्मनी ने हराया था, तो फ्रांस के पास से पता है दो अल्सेस एंड लॉरेन रीजन ले लिए थे। तब फ्रांस ने भी बोला कि अब तेरी बारी है बेटा, रूहर रीजन हमें दे दे। जर्मनी से रूहर रीजन लिया और वहां पे रूहर रीजन के आसपास राइन रिवर है, उसको ओपन कर दिया कि ये आज से इंटरनेशनल सी रूट है। और राइन लैंड के अंदर जो फ्रांस है उसने बॉर्डर बना दी और बोल दिया कि डिस अलाउड फॉर द बीइंग द फोर्ट्रेस एज वेल एज द मिनरल रिच रीजन अवे फ्रॉम द फ्रांस 15 ईयर। यानी कि राइन लैंड है जहाँ पे बहुत सारे रिच मिनरल्स मिलेंगे, जर्मनी उस जगह पे 15 सालों तक कोई भी काम कर सकेगा नहीं, कोई फोर्ट्रेस भी नहीं करना है। और जो जो वहां से रिच मिनरल्स होंगे वो कौन ले जाएगा, फ्रेंच ले जाएगा। और उसने अपना वो जो आल्सेस एंड लॉरेन रीजन है वो भी वापस ले लिया। और जर्मनी एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिस्केटेड, यानी कि जर्मनी के लोग जो है वो बेचारे बहुत दुखी होने लगे। एंड बिसाइड जर्मनी वाज गिव द फ्रांस एंड अदर अलाइड नेशन उनको कॉल, आयरन, ये सब एन्युअली देता रहेगा। और जर्मनी को ये साइन कैसे करनी पड़ी थी, एक गन पॉइंट पे रखते हुए। यानी कि जर्मनी वॉज मेड अ साइन इन टर्म एंड कंडीशन ऑन अ गन पॉइंट। जैसे कोई दबाव डाल रहा हो, कोई ऐसे धमका रहा हो, ऐसे जर्मनी ने ये साइन की। और कॉन्सिक्वेंटली जर्मनी फेल रहा मिजरेबली। यानी कि जर्मनी अब बहुत नाखुश है, जर्मनी के लोग बहुत गुस्से में हैं कि यार इतने बड़े नुकसान के पीछे सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे देश लड़ रहे तो सबको रिस्पॉन्सिबल गिनो। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सबसे ज्यादा इम्पोज करती है किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। तो इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, तो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऐसी होती है कि जर्मनी जो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन उसके ऊपर इतनी सारी चीजें इम्पोज कर दी गई तो अब वो गुस्से में आएगा। अब वो आज नहीं तो कल वापिस उसका बदला लेगा। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सीड्स बनते हैं फ्यूचर वॉर के। देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ द रिवेंज इन द साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशन दैट वर डिफीटेड इन द वॉर। यानी कि जो जो देश हारे थे वो साइन कर रहे हैं ट्रीटी, लेकिन उनके मन के अंदर एक रिवेंज वाली फीलिंग है कि हम बदला जरूर लेंगे। एंड पीस कुड नॉट एस्टैब्लिश विद द ट्रीटी, यानी कि इस ट्रीटी के साथ पीस, शांति तो कभी भी नहीं बनी और नहीं बन पाएगी। एंड सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन अ लीग ऑफ नेशन। आगे हम पढ़ेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे सभी लोगों ने अपना योगदान दिया कि अब कोई भी देश वॉर नहीं करेगा। किसी देश के साथ प्रॉब्लम होती है तो उसको कहाँ जाना है, लीग ऑफ नेशन में, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। और रशिया को इस लीग ऑफ नेशन का मेंबर बनाया नहीं। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन। अमेरिका बोलता है मेरे को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला काफी हूँ, मुझे कोई परेशान करेगा तो मैं उसके सामने लड़ सकूंगा, मैं सक्षम हूँ। एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, द रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। यानी कि ये इसके पहले जो पीस प्रोसेस हुई पेरिस में, यही रीजन बना वर्ल्ड वॉर टू का, कि यहाँ पे इस प्रकार की चीजें की गई जिस ह्यूमिलेशन को दूसरे जो हारे हुए देश हैं, जो वॉर फाइन लगा है, वो देश इस चीजों को सहन नहीं कर पाए और फ्यूचर स्ट्रगल उनके मन में दिखने लगी कि आज नहीं कल हम लड़ेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वाला इवेंट जो है वो कंप्लीट होता है। अब वर्ल्ड वॉर एक तरफ और दूसरा जो रशिया ने विड्रॉ किया था कि हम वॉर का हिस्सा नहीं है, तो वो रशिया के अंदर क्या हुआ था। तो पहले तो रशिया के अंदर एक रूलर थे जिनको हम जार कहते हैं। क्या कहते हैं, जार। तो रशिया के अंदर कौन रूल करता था, जार लोग। रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन होती है 1917 में। इसके पहले हम उसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो रशियन हैड बीन ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस मतलब बहुत उन लोगों को परेशान करना, नुकसान पहुंचाना, सप्रेस करना, किसके द्वारा, जार। रशिया के अंदर जो रूलर थे, जैसे भारत के अंदर अलग अलग रूलर है, दिल्ली सल्तनत, मुगल, तो उसी तरह से रशिया के अंदर जार लोग रूल करते थे और वो लोगों को बहुत परेशान करते थे। रशियन जार हु इनहेरिटेड द पोजीशन वर डिक्टेटर एंड एंजॉय द अनकंट्रोलेबल रूल ओवर द इंडिया। ये यानी कि ये लोग क्या करते थे, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब राजा
उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा। यानी कि विरासती रूप से इन लोगों को कहीं न कहीं ये डिक्टेटरशिप मिल रही थी। और डिक्टेटर मतलब द पर्सन हू इज़ रन द होल नेशन अकॉर्डिंग टू हिज आइडियोलॉजी। यानी कि अपने ही एक ही आइडियोलॉजी से पूरे देश को चलाना। लोगों का नुकसान हो रहा है, भला हो रहा है, वो नहीं सोचना। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिमाग का ही काम चलाना। एंड पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट, लोगों को कोई अधिकार दिए जाते नहीं थे। एंड ज़ार्स वर सो क्रूशियल एंड पिटीलेस ऑन द पीपल एंड एनीवन डिमांड, अगर कोई अपने राइट मांगे तो उनको वो क्या करते थे, टॉर्चर करते थे, सप्रेस करते थे। और उनको पनिशमेंट के तौर पे जो सर्बिया है, सर्बिया बहुत वहाँ पे बोन चिलिंग, यानी कि जो हमारी हड्डियाँ वो भी कहीं न कहीं जम जाए, ऐसी वहाँ पे ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे उन लोगों को भेज दिया जाता था। एंड दिस अनकंट्रोल्ड एंड ऑप्रेसिव ज़ारडम बिकम द रीज़न फॉर द ग्रीफ एंड पॉवर्टी एंड सफरिंग अमंग द पीपल। यानी कि वहाँ के लोग कहीं न कहीं गरीब बनते जाते थे, वहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ज़ारडम था, ज़ार लोगों का शासन था। अब वहाँ पे जो रशियन फार्मर थे, लेबर्स थे, पीजेंट्स थे, दे वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम, यानी कि उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। ये लोग टैक्स ज़्यादा लेते थे और उनका जो जो भी प्रोडक्शन होता था उसमें बहुत सारा हिस्सा वो ले लेते थे। सो कितना भी वर्क हार्ड करे लेकिन इन लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा नहीं था। लोग तो वहाँ के कैसे बनते जाते थे? गरीब ही बनते जाते थे। तो ये चीज़ें अब लोगों से सहन हो रही नहीं थी। तो अब लोगों ने आवाज़ उठाने का सोचा कि अब ज़ार लोगों के पास जाएँगे और हमारी बात रखेंगे। तो सबने बोला वो तो ठीक है, लेकिन बात रखने के लिए कब जाएँ? क्योंकि हर रोज़ तो काम होता है, फ्री तो होते नहीं हैं और हमारा लीडर कौन बनेगा? तो सब लोग डरने लगे कि भई आप लीडर बनोगे तो पहली गोली आप ही को मार दी जाएगी, बाकी सब तो भाग जाएँगे घर पे। तो उन्होंने वहाँ पे जो एक क्रिश्चियन फादर होते थे, इनका नाम था गेपॉन, फादर गेपॉन, उनको लीडर बनाया कि चाचा आप आगे जाओ, हम आपके पीछे हैं। उन्होंने बोला ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन हम कब जाएँगे? तो हम जो ज़ार लोग जहाँ रहते हैं, ज़ार का जो रेसिडेंस है, वहाँ जाएँगे, उनको हमारी बात रखेंगे, मानना ना मानना उनकी बात है। तो फादर गेपो नाम का एक व्यक्ति है, जो सभी लोगों को लेके एक रैली, मार्च लेके जाएगा, जहाँ ज़ार रहते हैं, वहाँ का रेसिडेंस, जहाँ पे उनका महल है, वहाँ पे, और वहाँ पे उनकी बात रखेंगे। और वो दिन डिसाइड किया संडे, बाकी सब दिन तो काम होता है, उन्होंने बोला संडे जाते हैं अपने, संडे मैं भी फ्री हूँ। तो इस इवेंट को कहा गया है ब्लडी संडे, जो हुआ था 22 जनवरी 1905 में। अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपोन, एक फादर है जिनका नाम है गेपोन, एंड उन्होंने एक रैली अरेंज की कि सभी लोग जार रेसिडेंस जाएंगे। और ये जार लोग रहते हैं उस जगह का नाम है विंटर पैलेस, उनके महल का नाम क्या है? विंटर पैलेस। और कब जाना है? संडे 22 जनवरी 1905। एंड दिस पीपल वर अनआर्म्ड, यानी कि ये जो रैली में लोग थे उनके हाथों में किसी भी प्रकार के हथियार थे नहीं, उनके हाथों में अलग अलग प्रकार के कैप्शन लिखे हुए और जार लोगों के फोटो थे, ऐसे कैप्शन लिखा था। और जार जो राजा थे उनका फोटो था, और उस कैप्शन में लिखा था लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ द रशिया, यानी कि रशिया के जो गोरे गोरे छोटे से भगवान, आप लंबा आयुष्य जियो, आपकी लंबी लाइफ को हम ऐसा चाहते हैं। और दूर से ये रैली आ रही थी, तो जार जो शासक वहाँ के रूलर थे, उनको तो ऐसे ही लगा कि ये लोग आएंगे, कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, तो अपनी आर्मी को बोला कि जाओ और सबको मार दो। तो जार आर्मी open a fire and the innocent people become which the thousand of the innocent people die। और वहां पे ये जो जगह है पिट्सबर्ग, उन जगहों पे जो लोग आ रहे थे रैली में, हजारों लोग, तो उनके ऊपर फायर किया गया, गोलियां मारी गई। और ये जो गोलियां मारी गई जिसकी वजह से जो नीचे बर्फ था, जो सफेद कलर का था, वो खून की वजह से कैसे कलर का हो गया? रेड। रेड विद द ब्लड, वहां का जो स्नो है जार पैलेस के आसपास की जगह कैसी बन गई? रेड। एंड दिस डे, और इसीलिए इस दिन को क्या कहा गया हिस्ट्री में? ब्लडी संडे। And around this time, large number of the Russians got a provoked and become a restless, and weakness of the Tsardom had become the obvious when the smoke। अब उसी टाइम पे क्या हुआ? एक तो ये इवेंट हुआ, अब जार लोगों के ऊपर सब लोग ऐसे ही परेशान थे। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए जापान उसके ऊपर हमला करता है। रशिया के ऊपर कौन हमला करता है? जापान। वैसे हम मैप वाइज देखने जाए ना तो जापान बहुत छोटा सा देश है, उसके सामने रशिया बहुत बड़ा देश है। तो इतने छोटे से देश ने रशिया को बहुत मारा। तो जापान हमला करता है रशिया के ऊपर 1945 में, और रशिया हारता है किससे? जापान से। तो वहां के लोग और परेशान हो गए कि यार तुमसे देश नहीं संभाला जा रहा, एक छोटा सा जापान आके तुमको मार के चला जा रहा है। तो वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए कि तुम लोग रहने दो, तुमसे अच्छा हम खुद देशों को चला लेंगे। एंड इन ऑर्डर टू पैसिफिक द एंग्री रशियन द अनाउंसमेंट टू कॉल ड्यूमा। अब
वहाँ के लोगों ने ड्यूमा बुलाई। ड्यूमा क्या है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे भारत देश के अंदर कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट से लेते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे मंत्री, प्रधानमंत्री सब बैठते हैं। तो उसी तरह से ड्यूमा मतलब सभी मंत्रियों की एक मीटिंग, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो बुलाई गई, और जो हैड बीन कॉल्ड फॉर अ ईयर, जो 1 साल से बुलाई गई नहीं थी। ड्यूमा वैसे जनरली अलग-अलग प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए साल में बुलानी चाहिए, लेकिन 1 साल से ड्यूमा बुलाई गई नहीं थी, और वो अब बुलाई जाती है। और कितने बार? 4 सच ड्यूमा वर कॉल्ड, एंड बिफोर इट कैन बी टेकन स्टेप सैटिस्फाइड सिटीजन कॉल्ड ऑफ। लेकिन लोगों की बात सुने, उसके पहले ड्यूमा मीटिंग क्या कर दी गई? खत्म, यहाँ हम देख लेंगे, आप चले जाओ यहाँ से। तो अब यहाँ पे लोगों का डिससैटिस्फैक्शन और बढ़ गया। किसकी अगेंस्ट? जार लोगों के सामने, कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग रहने दो। तो अब 8 मार्च 1917 का दिन था। सभी लोग ऐसे ही परेशान थे, और एक जगह है जिसका नाम है पेट्रोगार्ड। क्या नाम है? पेट्रोगार्ड। पेट्रोगार्ड नाम की जो जगह है, जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी, तो वहाँ के जो वर्कर है वो स्ट्राइक करने लगते हैं कि हम काम करेंगे नहीं। सभी लोगों ने हड़ताल, स्ट्राइक कर दी, और जार लोगों ने अपना ट्रूप, आर्मी सेंड की कि जाओ लोगों को समझाओ, ना समझे तो गोली मार देना। आर्मी ने बोला, ओए पागल हो गए हो, लास्ट संडे ही बहुत सारे लोगों को मार दिया है तुम लोगों ने, और तुम लोगों का तो क्या है, इसका पाप तो हम पे चढ़ेगा। तो आर्मी ने मना कर दिया। आर्मी रिफ्यूज टू शूट, कि हम इनोसेंट लोगों को मारेंगे नहीं, आपको तो क्या है, कई दिन है कि गोली मार दो। और फिर रिजल्टेड द रिवॉल्यूशन बिगन, और अब आर्मी भी इनके साथ आ गई। तो इस तरह से रिवॉल्यूशन क्या होती है? स्टार्ट, कि जार लोगों को देश में से हटाओ। एंड आफ्टर द फॉल ऑफ द जारडम, और जारडम यानी कि जार शासन यहाँ पे क्या होता है? खत्म होता है। एंड द पावर फेल इनटू द हैंड ऑफ द केरेंस्की। अब देखो, अब रशिया के अंदर 2 ग्रुप है, एक जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और एक ग्रुप जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। एक है माइनॉरिटी, एक है मेजोरिटी। तो जैसे ही जार लोगों का शासन खत्म होता है, तो जिन लोगों की माइनॉरिटी यानी कि जिनकी संख्या कम थी, जिनको मेंसेविक कहते थे, और जिनकी संख्या ज्यादा थी उनको बोल्शेविक कहते हैं। तो केरेंस्की जो है वो लीडर था मेंसेविकों का, यानी कि जिनकी देश में संख्या क्या थी? कम। और ऑब्वियसली किसी भी देश में जिनकी संख्या कम होती है, उनका शासन चलेगा तो किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो यही चीज बोल्शेविकों को अच्छा लगेगा? नहीं। तो एक्सेप्ट लेनिन, एक लेनिन नाम का व्यक्ति है जो बोल्शेविकों का लीडर है, लेनिन। इसको ये चीज अच्छी नहीं लगी। बाकी सब लोग खुश थे। बाकी सब लोग किसके लिए खुश थे? कि जारडम तो गया, अभी कौन रूल करेगा वो अलग बात है, लेकिन जार लोग तो नहीं है ना। एंड लेनिन बिलीव करता था इंपॉर्टेंट ऑफ द लेबर, एंड प्रोपोगेटेड द कार्ल मार्क्स, while the Menshevik group believe in the importance of the middle class। ये जो मेंसेविक जो है वो मिडिल क्लास यानी कि जिनकी जनसंख्या कम है या थोड़े थोड़े पैसे वाले हैं, उनको मानते थे। और ये बोल्शेविक जो लेनिन है, उसका कहना क्या था कि कार्ल मार्क्स जो मेरे गुरु है, उनका कहना ये है कि लेबर जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनको जरूरत ज्यादा है, तो उन लोगों की बात रखनी चाहिए, उन लोगों की सुननी चाहिए। तो अब मेंशेविक और बोल्शेविक ऐसे 2 ग्रुप जो थे, इसमें जार के बाद किसके हाथों में सत्ता आई? मेंशेविक। मेंशेविकों का लीडर कौन है? केरेंस्की। लेकिन ये चीज किसको अच्छी नहीं लगी? लेनिन जो किस ग्रुप का लीडर है? बोल्शेविक। तो अब जो रिवॉल्यूशन होगी वो कौन करेंगे? बोल्शेविक। उन्होंने बोला कि भाई मिडिल क्लास नहीं, हम लेबरों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। एज अ रिजल्ट लेनिन इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक, लोगों को समझाया, और मेंशेविक के अगेंस्ट नवंबर 1917 में क्या होता है? रिवॉल्यूशन, एंड फाइनल रिवॉल्यूशन, एंड इन दे हैंड, यानी कि अब रीजन उनके हाथों में आ गया। यानी कि बोल्शेविकों ने रिवॉल्यूशन की, और इस रिवॉल्यूशन के थ्रू, क्रांति के थ्रू उनके हाथों में सत्ता आ जाती है। और नाउ द रशिया सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन नोन एज, इसी को कहा गया सोशलिस्ट बोल्शेविक रेवोल्यूशन। और जो जार लोग 300 सालों से रूल कर रहे थे, अब विदाउट जार यानी कि रशिया जार लोगों के बगैर देखने को मिल रहा है। और इस तरह से रशिया की रिवॉल्यूशन क्या होती है? कंप्लीट। और रशिया के अंदर किसका रूल आ जाता है? बोल्शेविकों का। आफ्टरवर्ड्स लीग ऑफ नेशन, जो हमने ऊपर देखा था कि एक नेशन बनाओ जो सभी देशों को लड़ाई झगड़े से रोके, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये जो एफर्ट, वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया में शांति रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था विड्रो विल्सन का। प्रेसिडेंट जो थे यूएसए के, जिनका नाम था वुड्रो विल्सन, जिन्होंने सोचा कि भाई ये वॉर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश में, और बहुत सारे देश बेचारे बिछड़ गए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है, लोग मर गए हैं। तो वर्ल्ड में पीस यानी कि शांति रखने के लिए हम एक ग्रुप बनाएंगे, और उसके लिए द ऑनर ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट
सिटी वर्ल्ड पीस, यानी कि पूरी दुनिया में शांति बहुत जरूरी है और उसी लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। और आगे जाके उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा लीग ऑफ नेशन। और अमेरिकन वुड्रो विल्सन हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इनटू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन। और उसके अंदर 14 पॉइंट सजेस्ट किए थे वुड्रो विल्सन ने। ये पीस प्रोसेस हुई थी पेरिस में 10 जनवरी 1920 में। और लीग ऑफ नेशन क्या होता है, फॉर्म होता है। लीग ऑफ नेशन का काम सीधा सीधा क्या है, दुनिया में शांति रखना। दुनिया के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा होना चाहिए नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन जो है, उस लीग ऑफ नेशन का एम क्या है, कि लीग ऑफ नेशन क्या करना चाहता है। लीग ऑफ नेशन अगर बनाया है तो उसके कुछ गोल्स होंगे, एम्स होंगे। तो लीग ऑफ नेशन के एम क्या है, तो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि पूरी वैश्विक रूप से शांति और सलामती रखना। दूसरा, एवरी नेशन रिस्पेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अदर नेशन, सभी देशों को दूसरे देशों की यूनिटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट देना, सभी लोगों को एक होना। एंड गिव अप वॉर पॉलिसी, यानी कि लड़ाई झगड़े में मानना नहीं है। एंड डेवलप करो इंटरनेशनल रिलेशन, सभी देश एक दूसरे को हेल्प करो, मदद रूप हो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। एंड सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अगर किसी देश का डिस्प्यूट होता है तो उसको पीसफुली नेगोशिएशन एंड मेडिएशन होना चाहिए। एंड इफ एनी नेशन, कोई भी देश अगर इग्नोर करता है लीग ऑफ नेशन को, उस देश को राइवल नेशन कहा जाएगा। अब लीग ऑफ नेशन जो है वो उस देश को राइवल नेशन कहेगा, अरे रेबल नेशन कहेगा। रेबल मतलब ऐसा देश जो लीग ऑफ नेशन की बात मानेगा नहीं, और लीग ऑफ नेशन उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। एंड लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश होता है वर्ल्ड पीस के लिए एंड डिड नॉट मैनेज, लेकिन ये पूरी तरह से अच्छे से कंट्रोल मैनेज करता नहीं है, इम्पार्शलिस्ट पॉलिसी रखता है। और इसी वजह से सुपर पावर इन 1939 वर्ल्ड वॉर टू होता है। और ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू ना होता अगर लीग ऑफ नेशन में अपना अच्छे से काम किया होता, इम्पार्शलिस्ट पॉलिसी ना रखी हो।